प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन। मैं आशा और उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, निरंतर अपनी तैयारी के अंदर व्यस्त होंगे। आज का पहला क्वेश्चन, आहड़ का प्राचीन नाम था। तो आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी कहा जाता था। आहड़ का ये तो प्राचीन नाम है। आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी कहा जाता था, लेकिन आहड़ को धूलकोट, आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। 10वीं व 12वीं शताब्दी के आसपास आहड़ को धूलकोट और आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था। और आहड़ को मर्तकों का टीला भी कहा जाता है। मर्तकों का टीला के नाम से भी जाना जाता है। तो आहड़ के प्राचीन की नाम बात करें तो ताम्रवती नगरी कहा जाता था। आहड़ का आघाटपुर, धूलकोट और मर्तकों के टीले के उपनाम से भी जाना जाता था। लेकिन ताम्र जननी या ताम्र संचयी मुख्य रूप से कहा जाता है। किसको? गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी या ताम्र संचयी कहा जाता है और ताम्र नगरी आहड़ को कहा जाता है। इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर, क्योंकि आहड़ का प्राचीन नाम ताम्रवती नगरी था, लेकिन 10वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास इसका नाम हो गया था आघाटपुर या धूलकोट के नाम हो गया था। अगला क्वेश्चन, आहड़ में खुदाई के बाद एक 4000 साल पुरानी ताम्रपाषाण युगीन संस्कृति की खोज की गई थी, जिसके नाम पर एक टीले के नाम के नीचे दबा दिया गया था। उसका नाम था धूलकोट। अभी हमने बात की तो आहड़ का 10वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास नाम था धूलकोट या आघाटपुर या मर्तकों के टीले के उपनाम से जाना जाता था। आहड़ और आहड़ मुख्यतः बनास व उसकी सहायक नदियों पर आहड़ सभ्यता विकसित हुई थी। और अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता किस अन्य नाम से भी जानी जाती है? आहड़ सभ्यता को आघाटपुर के नाम से जाना जाता है, इसे धूलकोट के नाम से जाना जाता है, इसे मर्तकों के टीले के उपनाम से जाना जाता है और आहड़ का प्राचीन नाम ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता है। बात करेंगे हम, आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। कैसी थी? आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता थी। आहड़ सभ्यता की सर्वप्रथम इसका उत्खनन 1953 ईस्वी के अंदर अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा किया गया था। अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया गया था। उसके बाद में 1954 ईस्वी में आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन का कार्य है वह आर.सी. अग्रवाल के द्वारा किया गया था। आर.सी. अग्रवाल के द्वारा, रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा किया गया था। और उसके बाद में आहड़ सभ्यता का 1961-62 में आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया था वह एस.डी. सांखलिया के द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था। तो विस्तृत रूप से आहड़ सभ्यता का जो उत्खनन कार्य किया था वह एस.डी. सांखलिया के द्वारा 1961-62 ईस्वी के अंदर किया गया था। अगला क्वेश्चन, निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता था? बेरार सभ्यता जयपुर के अंदर है। आहड़ सभ्यता को ही ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। इसका प्राचीन नाम होता था, लेकिन आहड़ सभ्यता का 10वीं और 12वीं शताब्दी के आसपास आहड़ सभ्यता का नाम धूलकोट या आघाटपुर था और उसके बाद में आहड़ सभ्यता को मर्तकों के टीले के उपनाम से भी जाना जाता था। लेकिन प्रश्न पूछे कि ताम्र जननी या ताम्र संचयी सभ्यता कौन सी है? तो आपका आंसर होगा गणेश्वर सभ्यता को ताम्र जननी या ताम्र संचयी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। और कालीबंगा सभ्यता जो कि हनुमानगढ़ के अंदर है, गगन नदी के तट पर स्थित है और इसे काली रंग की चूड़ियां इसका शाब्दिक अर्थ होता है। और बागोर सभ्यता भीलवाड़ा के अंदर है, कोठारी नदी के तट पर स्थित मानी जाती है। अगला क्वेश्चन, आहड़ सभ्यता का उत्खनन कार्य 1953 ईस्वी में सर्वप्रथम किसके निर्देशन में हुआ था? तो हमने पढ़ा था कि अक्षय कीर्ति व्यास 1953 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन करते हैं। उसके बाद में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा 1954 में आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। और उसके बाद में जो एस.डी. सांखलिया के द्वारा आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया जाता है 1961-62 ईस्वी के अंदर आहड़ सभ्यता का उत्खनन किया जाता है। आहड़ सभ्यता एक ग्रामीण सभ्यता है और आहड़ सभ्यता ताम्र युगीन सभ्यता है, तो हम इसे भी कह सकते हैं ताम्रपाषाण कालीन सभ्यता के नाम से भी जाना जा सकता है। ताम्रपाषाण संस्कृति के नाम से भी जाना जा सकता है।
और आर्य सभ्यता मुख्य रूप से 8 बार बची थी और 8 बार उजड़ी थी। तो हम ये भी कह सकते हैं कि मानव के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है, या फिर हम ये भी कह सकते हैं यहाँ पर 8 प्रकार की संस्कृतियों के अवशेष भी प्राप्त होते हैं। और आर्य सभ्यता जिसे बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, आर्य सभ्यता जिसे बनास संस्कृति के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा प्राचीन स्थल उत्खनन कार्य सम्मिलित नहीं है? बेराट सभ्यता, दयाराम साहनी। जी हाँ, बेराट सभ्यता की जो उत्खनन कार्य दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था, नील रतन बनर्जी के द्वारा किया गया था, और केलाद नाथ दीक्षित के द्वारा बेराट सभ्यता जो जयपुर के अंदर है उसका उत्खनन किया था। 1 नंबर तो सही है। आर्य सभ्यता SP जैन। जी नहीं, आर्य सभ्यता का SP जैन ने नहीं किया था। SP जैन तो हम कालीबंगा सभ्यता पढ़ा था। कालीबंगा सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वह SP जैन के द्वारा किया गया था। हमने कालीबंगा सभ्यता में पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता की खोज अमलानंद घोष के द्वारा 1951-52 में की गई थी। उसके बाद में कालीबंगा सभ्यता की जो उत्खनन कार्य था वो मुख्य रूप से 1961 से 1969 ईस्वी तक यानी कि 9 साल तक किया गया था। और इसके अंदर बीबी लाल के द्वारा, BK थापर के द्वारा, SP जैन के द्वारा और KM श्रीवास्तव के द्वारा और मधुबाला के द्वारा और MD खरे के द्वारा कालीबंगा सभ्यता का उत्खनन किया गया था। बागोर सभ्यता जो भीलवाड़ा के अंदर है और उसका उत्खनन किया था VN मिश्र के द्वारा। बागोर सभ्यता का उत्खनन कार्य किया गया था और कालीबंगा का SK घोष के द्वारा उत्खनन कार्य किया गया था। तो इसका राइट आंसर हुआ B नंबर का। इसका राइट आंसर हुआ B नंबर का। अगला क्वेश्चन, आर्य का उत्खनन कार्य किसके नेतृत्व में निष्पादित हुआ था? आर्य सभ्यता का जो उत्खनन कार्य है वह SD सांकलिया के निर्देशन में निष्पादन हुआ था और ये SD सांकलिया ने 1961 से 1962 ईस्वी तक विस्तृत रूप से आर्य सभ्यता का उत्खनन कार्य किया था। तो इसका राइट आंसर हुआ 1 नंबर। इसके अलावा आर्य सभ्यता के अंदर जो आवास था, आवास इनकी भवन था, उनकी जो भवन की नींव थी, यानी कि भवन के अंदर जो नींव थी वह नींव मुख्य रूप से पत्थर से थी। नींव कैसी थी? पत्थर से थी। लेकिन जो दीवारें थी, भवनों की दीवारें थी, वह मुख्य रूप से कैसी थी? ईंटों से थी। कैसी थी? ईंटों से थी। और आर्य सभ्यता के लोग मुख्य रूप से कौन कौन सी फसलों से परिचित थे? तो आर्य सभ्यता के लोग चावल से परिचित थे, गेहूं से परिचित थे, इसके अलावा जौ से परिचित थे, इसके अलावा ज्वार से परिचित थे और बाजरा से परिचित थे। यानी कि यहाँ के इन फसलों के अवशेष प्राप्त होते हैं। चावल के होते हैं, गेहूं के होते हैं, जौ के होते हैं, ज्वार के होते हैं और बाजरा के होते हैं। और यहाँ से आर्य से ये अवशेष प्राप्त होते हैं। एक क्वेश्चन ऐसा आता है कि आर्य सभ्यता या बनास संस्कृति का विस्तार कौन कौन सी सभ्यता है? तो एक तो आर्य सभ्यता खुद हो गई, इसके अलावा एक गिलुंड हो गई, गिलुंड जो कि राजसमंद में है। इसके अलावा एक ओजियाना हो गई, ओजियाना भीलवाड़ा के अंदर है। सबसे नवीनतम बनास संस्कृति या आर्य सभ्यता का नवीनतम स्थल माना जाता है। और बनास संस्कृति का और विस्तार की बात करें, एक तो बालाथल उदयपुर है, बालाथल उदयपुर में, एक भगवानपुरा उदयपुर के अंदर, और इसके अलावा रोजड़ी, इसके अलावा जाडोल और एक है रोजड़ी। और रोजड़ी है ये बनास संस्कृतियां आर्य संस्कृति का विस्तार है, लेकिन ये गुजरात में, कहाँ है? गुजरात में। तो प्रश्न क्या पूछा जाता है कि आर्य सभ्यता या बनास संस्कृति के विस्तार कौन कौन सी सभ्यता है? तो एक आर्य सभ्यता है, एक गिलुंड राजसमंद वाली है, एक ओजियाना भीलवाड़ा वाली है, एक बालाथल उदयपुर है, एक भगवानपुरा उदयपुर में, एक जाडोल उदयपुर में और एक रोजड़ी जो कि गुजरात के अंदर। ये बनास संस्कृति के विस्तार माने जाते हैं इन सभ्यता के अंदर। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी और कोठारी नदियों के तटों पर व घाटियों में फैली हुई है? कालीबंगा सभ्यता। जी नहीं, कालीबंगा सभ्यता मुख्यतः
घग्गर नदी के तट पर है, घग्गर नदी के तट पर। गणेश्वर सभ्यता कांतली नदी के तट पर है, कांतली नदी के तट पर। आर्य सभ्यता मुख्य रूप से बनास व बनास की सहायक नदियों के तटों पर विकसित हुई है, और बेरार सभ्यता जो कि जयपुर में बाणगंगा नदी के तट पर विकसित हुई है। तो इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का, इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित जिलों में से किस जिले में आर्य संस्कृति का अवशेष मिले हैं? अब कौन से जिलों में आर्य संस्कृति, क्योंकि आर्य सभ्यता मुख्य रूप से उदयपुर के अंदर बेड़च नदी के या बनास नदी के संगम यानी कि किनारे स्थित है, और ये एक ग्रामीण सभ्यता है, ये एक ग्रामीण सभ्यता है। और इसका उत्खनन 1953 में अक्षय कीर्ति व्यास के द्वारा, 1954 में रतन चंद्र अग्रवाल के द्वारा, 1961-62 में एस.टी. सांकलिया के द्वारा किया गया था। और यहाँ से मुख्य रूप से बनास संस्कृति या आर्य संस्कृति जो विस्तार था, एक तो आर्य सभ्यता, एक गिलूड राजसमंद वाली, एक ओजियाना भीलवाड़ा वाली, एक बालातल उदयपुर वाली, एक भगवानपुरा उदयपुर, और एक झाड़ोल उदयपुर, एक रोजड़ी जो कि गुजरात के अंदर है। इसका ये बनास संस्कृति का विस्तार माना जाता है। और इस सभ्यताओं में से सबसे नवीनतम जिसका उत्खनन किया था ओजियाना भीलवाड़ा 1999 के आसपास, 1999 या 2000 के अंदर इसका उत्खनन किया गया था। अगला क्वेश्चन, किस संस्कृति को बनास संस्कृति भी कहा जाता है? तो आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति कहा जाता है, और यह मुख्य रूप से किसने कहा? तो एस.डी. सांखलिया के द्वारा कहा गया था। एस.डी. सांखलिया के द्वारा आर्य सभ्यता को बनास संस्कृति कहा गया था, यह भी आप याद रखना। गणेश्वर सभ्यता कहाँ है? सिक्कर के अंदर, और कांकरी नदी के तट पर स्थित है, लेकिन वर्तमान में ये नीम के थाना सिक्कर के अंदर है, नीम का थाने के अंदर है। और कालीबंगा हनुमानगढ़ में, बेराट कहाँ है? जयपुर के अंदर है। अगला क्वेश्चन, कौन सा राजस्थान की आर्य बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है? आर्य बनास संस्कृति का प्रमुख स्थल नहीं है। गिलून आर्य व बनास संस्कृति के स्थल है। ओजियाना भीलवाड़ा ये भी है, बालाथल उदयपुर ये भी है, लोथल नहीं है। लोथल कहाँ है? गुजरात में, गुजरात में। ये तो मुख्य रूप से सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल माना जाता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा 4 नंबर, जो कि बनास व आर्य संस्कृति का भाग नहीं है। अगला क्वेश्चन, कौन सा सही है? गणेश्वर एक उत्खनन स्थल नहीं है, गणेश्वर एक उत्खनन स्थल है, इसका मतलब ये तो गलत हो गया। बेराट एक ग्राम्य संस्कृति का केंद्र है। कालीबंगा लो युगीन संस्कृति का एक उदाहरण है। कालीबंगा मुख्यतः कांस्य युगीन का है। कैसा है? कांस्य युगीन सभ्यता का स्थल है, इसका मतलब दूसरा नंबर गलत हो गया। आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबे को गलाना व ताम्र वस्तु बनाना था। जी हाँ, इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का, क्योंकि आदिवासी मुख्यतः तांबा के उपकरण या तांबे के धातु की भट्टियां लगाते थे बड़ी बड़ी, और इसे ताम्र जननी भी ताम्र नगरी के नाम से भी जाना जाते थे। और यहाँ पर आदिवासी तांबा गलाकर अपना व्यवसाय चलाते थे। और यहाँ पर कुछ मृदभांड मिले हैं जो काले व लाल रंग के मृदभांड होते थे, इसे गोरे व कोट के नाम से भी जाना जाता था। और आदिवासी मुख्यतः जो भवन बनाते थे उसकी जो नींव होती थी वह पत्थरों की होती थी, उनकी जो दीवारें होती थी वह ईंटों की होती थी। और जो आर्य से मुख्यतः जो कुछ पत्र प्राप्त हुए, एक तो जो इंपोर्टेंट पत्र प्राप्त हुए उसका नाम है, एक तो राम शेकाश्म पत्र प्राप्त हुए थे। कहां से? आर्य से प्राप्त हुए थे। स्पेटिक पत्र प्राप्त हुए थे, ये आर्य से स्पेटिक और राम शेकाश्म पत्र प्राप्त हुए थे। और यहाँ से एक लेपिस लाजुली नामक पत्र प्राप्त हुआ जो कि ईरानी पत्र था। कैसा प्राप्त पत्र था? ईरानी पत्र था, लेपिस लाजुली जो कि ईरानी पत्र था, जिससे हम ये भी संकेत लगा जा सकते हैं कि आदिवासी विदेश के अंदर भी अपना व्यवसाय चलाते, विदेश से अंदर भी अपना व्यवसाय चलाते थे। अगला क्वेश्चन, आर्य सभ्यता के बारे में सही कथन का चयन कीजिए। आदिवासी तांबा गलाना जानते थे। जी हाँ, आदिवासी तांबा गलाना जानते थे, क्योंकि इसे ताम्र नगरी के नाम से जाना जाता था। पहला कथन सही है, क्योंकि आदिवासियों का महत्वपूर्ण व्यवसाय तांबा ही था। दूसरा है कि यहाँ के लोग चावल से परिचित नहीं थे,
जिन्हें यहाँ के लोग चावल से परिचित थे। अभी हमने फसल देखी थी कि आदिवासी चावल से परिचित थे, गेहूं से परिचित थे, जौ से परिचित थे और ज्वार से परिचित थे और बाजरा से परिचित थे। तो आदिवासी किस किस से परिचित थे? चावल से, गेहूं से, जौ से, ज्वार से और बाजरा से। इनसे आदिवासी परिचित थे। ये बोल दे कि नहीं थे, इसका मतलब दूसरा कथन गलत हो गया। तीसरा है कि धातु का काम आदिवासियों का अर्थव्यवस्था का एक साधन था। जी हाँ, ये भी सही है। यहां से काले व लाल रंग के मृत भांड मिले हैं जिन पर सामान्यतः सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति उकेरी गई है। ये भी कथन सही है। इसका मतलब दो गलत है, दो, एक नंबर राइट आंसर होगा। एक कुछ कॉमन चीज है कि आहड़ के लोग जो मृत भांड थे उसकी जो धरातल थी, जो धरातल थी वह मुख्य रूप से लाल व काले रंग की थी, लेकिन उसके ऊपर जो ज्यामितीय आकृति थी वह सफेद रंग की थी। कैसी थी? सफेद रंग की थी। यानी कि आदिवासी के अंदर जो मृदभांड थे वे काले व लाल रंग के थे, लेकिन उसके ऊपर सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति थी। लेकिन हमने कालीबंगा के अंदर पढ़ा था, कालीबंगा के अंदर पढ़ा था, वहां के जो मृदभांड मिले थे तो वहां पर उसकी जो धरातल थी वह कैसी थी? धरातल तो थी लाल, धरातल कैसी थी? लाल, लेकिन उसके ऊपर जो काले रंग की ज्यामितीय आकृति थी। कैसी थी? काले रंग की ज्यामितीय आकृति थी। तो दोनों के अंदर थोड़ा सा डिफरेंट है कि आदिवासी के अंदर जो धरातल थी वह लाल व काले रंग की, जिसमें सफेद रंग की ज्यामितीय आकृति थी, लेकिन जो कालीबंगा के अंदर जो धरातल जो मृद भांडों की थी वह लाल थी, लेकिन उसके ऊपर जो ज्यामितीय आकृति थी वह काले रंग की थी। ये एक डिफरेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन, आहड़ को ताम्रवती के नाम से भी जाना जाता है, क्यों? क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण मिले हैं। घर बनाने के लिए धूप में पक्की ईंटों का उपयोग किया जाता था। जी हाँ, घर बनाने के लिए धूप में कच्ची ईंटों का प्रयोग किया जाता, इस कारण ताम्रवती नगरी नहीं कहा जाता है। लेकिन कथन तो ये भी सही है, लेकिन जली हुई ईंट का निर्माण पाया जाता है और अर्थव्यवस्था शिकार व पशु पालन पर आधारित थी। इसका आंसर राइट आंसर हुआ एक नंबर को कि आहड़ को ताम्रवती के नाम से क्यों जाना जाता था? क्योंकि बड़ी संख्या में तांबे के औजार व उपकरण यहां से प्राप्त होते हैं, इसलिए आहड़ सभ्यता को ताम्रवती नगरी के नाम से जाना जाता था। और इसके अन्य नाम की बात करें तो इसे आघाटपुर के नाम से भी जाना जाता था, और इसे मर्तकों के टीले के नाम से भी जाना जाता था, और इसे धूलकोट के नाम से भी जाना जाता था। अगला क्वेश्चन, आहड़ के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन असत्य है? पहला, आहड़ के उत्खनन से मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। जी हाँ, यहाँ पर आहड़ सभ्यता 8 बार बसी थी और 8 बार उजड़ी थी, तो हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पर मानव जीवन के विभिन्न चरणों पर प्रकाश पड़ता है। ये भी कथन सही है। दूसरा है कि आवासीय भवनों की नींव ईंटों से होती थी। तीसरा है कि मिट्टी अथवा कच्ची ईंटों से निर्मित भवन अब भी उपलब्ध नहीं है। यह कथन गलत है, जो कि आवासीय भवनों की जो नींव थी वह ईंटों से भी थी और पत्थर से भी थी, और इसकी दीवारें मुख्यतः ईंटों से बनाई होती थी। इसका मतलब दूसरा भी कथन सही है। तीसरा है कि आदिवासियों दीवारों और नींवों को मजबूत व सौंदर्य युक्त बनाने हेतु मिट्टी में क्वार्ट्ज के टुकड़ों व चिप्स के मिश्रण का प्रयोग करते थे, क्योंकि आदिवासी जो मिट्टी की ईंटें बनाते थे उसके अंदर जो सौंदर्य युक्त बनाने के लिए छोटे छोटे कांच के टुकड़े, उसे बोलते क्वार्ट्ज व चिप्स का प्रयोग करते थे, ताकि दीवारें मजबूत व सौंदर्य युक्त हो। इसका मतलब ये भी कथन सही है। इसका मतलब तीसरे नंबर का गलत हो गया। इसका राइट आंसर हुआ 3 नंबर का। अगला क्वेश्चन, अनाज रखने के बड़े मृदभांड जिन्हें गोरे बखोट कहा जाता है, किस प्राचीन सभ्यता से प्राप्त हुए? ये मुख्य रूप से आहड़ सभ्यता से प्राप्त हुए। आहड़ सभ्यता के अंदर जो अनाज रखने के बड़े मृदभांड होते थे, जिन्हें स्थानीय भाषा में गोरे व
गोरे व कोट कहा जाता है। आड़ के विशिष्ट आकृति के बर्तनों को ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। वो ये काले व लाल रंग के मृद भांड होते थे। यानी कि आड़ के अंदर जो अनाज रखने के बड़े बड़े मृद भांड मिले, जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है, और जिन्हें गोरे व कोट कहा जाता है, और ये मुख्यतः काले व लाल रंग के मृद भांड होते थे। काले व लाल, तो वे काले व लाल रंग के मृद भांड होते थे। अगला क्वेश्चन, कौन सी वस्तु आड़ सभ्यता के स्थलों से संबंधित नहीं है? आड़ चावल से परिचित थे। हमने अभी बात की कि आड़वासी चावल से परिचित थे, गेहूं से थे, जौ से थे, ज्वार से थे और बाजरा थे। इसका मतलब ये तो सही है। कृष्ण लोहित मृद भांड मिले हैं, बिल्कुल यहां से कृष्ण लोहित मृद भांड मिले हैं। कृष्ण लोहित मृद भांड कह दो, या गोरे व बखोट कह दो, या काले व लाल रंग के मृद भांड प्राप्त हुए, बिल्कुल सही है। तांबे की वस्तु प्राप्त हुई है, जी हाँ, तांबे की वस्तु प्राप्त हुई है। चित्रित धूसर मृद भांड, यहां से चित्रित धूसर मृद भांड नहीं प्राप्त हुए हैं। कहां से? आड़ से। तो इसका राइट आंसर हुआ 4 नंबर का। अगला क्वेश्चन, राजस्थान में लौह धातु के प्राचीनतम साक्ष्य किस पात्र संस्कृति से प्राप्त हुए? गेरू रंग की मृद भांड संस्कृति से, उसे बोलते हैं ओसीपी कल्चर। ये जो ओसीपी कल्चर है, जिसे कपि स्वर्णीय कह सकते हैं, इसे गेरू वर्णी रंग की मृद भांड या ओसीपी कल्चर, ओकट कलर और पोर्ट्रेट के नाम से जाना जाता है। ये तो मुख्य रूप से गणेश्वर से मिली। कहां से मिले? गणेश्वर से प्राप्त होते हैं, गणेश्वर सभ्यता से प्राप्त होते हैं। और जो आड़ से मिले हुए काले व लाल रंग की मृद भांड संस्कृति ब्लैक एंड रेड वेयर कहा जाता है। इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। और चित्रित स्लेटी रंग की मृद भांड संस्कृति PGW के नाम से जाना जाता है। और ये मुख्य रूप से जो लो युगीन सभ्यता थी, कैसी लो युगीन सभ्यता थी, उसके अंदर मुख्यतः चित्रित स्लेटी रंग का मृद भांड संस्कृति PWG प्रकार की संस्कृति प्राप्त हुई है। और आड़ से जो मृद भांड या संस्कृति प्राप्त हुई है, वह काले व लाल रंग की मृद भांड संस्कृति, जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है। और गणेश्वर सभ्यता से जो संस्कृति के अवशेष मिले हैं, वह गेरू रंग की मृद भांड संस्कृति, जिसे OCP कल्चर के नाम से जाना जाता था, यानी कि जाना जाता है। इसका मतलब 2 नंबर आड़ से प्राप्त हुआ, 3 नंबर जो लो युगीन सभ्यता है वहां से प्राप्त होगी, और गणेश्वर से OCP कल्चर प्राप्त होती है। तो इसका राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। और बाकी भी ये भी याद रखना कि गणेश्वर से किस प्रकार की संस्कृति के अवशेष हुए, और लो युगीन सभ्यता से किस प्रकार की संस्कृति के अवशेष प्राप्त हुए। अगला क्वेश्चन, लाल काले मृद भांड वाली संस्कृति का प्रमुख केंद्र, अभी हमने देखा था कि आड़ से लाल व काले रंग की मृद भांड संस्कृति, जिसे ब्लैक एंड रेड वेयर के नाम से जाना जाता है, वह मुख्यतः आड़ से प्राप्त होती है। और कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में। बालाथल कहाँ है? उदयपुर में। बागोर कहाँ है? भीलवाड़ा के अंदर, कोठारी नदी के तट पर। अगला क्वेश्चन, आड़ के उत्खनन से प्राप्त कौन सी सामग्री बाह्य संपर्कों का संकेत देती है? तो लेपिस लाजुली, ये एक ईरानी पत्थर है। कैसा पत्थर है? ईरानी पत्थर है। और ये हम अनुमान लगा सकते हैं कि आड़वासी विदेश के अंदर भी व्यापार करते थे। ये लेपिस लाजुली नामक पत्थर ईरानी पत्थर है। तो ये बाहरी संकेत देता है 3 नंबर का। इसके अलावा हमने अभी बात की कि आड़ से और पत्थर प्राप्त हुए थे, उसका नाम एक तो राम सेकास्म पत्थर प्राप्त हुआ। इसके अलावा स्पेटिक पत्थर भी आड़ से प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन, 2 मुंह का चूल्हा बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पेन निम्नलिखित में से किस स्थान से खुदाई में मिले थे? तो ये आड़ से मिले थे। आड़ सभ्यता से घरों के अंदर 2 मुंह के चूल्हे या 2 से अधिक मुंह के चूल्हे भी प्राप्त होते हैं। तो इसे आड़वासी ग्रामीण सभ्यता थी, और ये संयुक्त परिवार थी, संयुक्त परिवार सभ्यता थी। यानी कि यहाँ पर संयुक्त परिवार, यानी कि एक परिवार में बहुत सारे सदस्य रहते थे, यानी कि एक ही घर में बहुत सारे चूल्हे प्राप्त होते हैं। अगला क्वेश्चन,
आड़ संस्कृति के लोग निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं थे। अब आड़ के लोग मुख्यतः तांबा से परिचित थे, लोहे से परिचित थे, टिन से परिचित थे, लेकिन चांदी से अपरिचित थे। तो हम कह सकते हैं कि आड़वासी मुख्यतः तांबा से परिचित थे, लोहा से परिचित थे और टिन से परिचित थे, लेकिन चांदी से अपरिचित थे। उसी तरह हमने पढ़ा था कि कालीबंगा सभ्यता के लोग मुख्यतः लोहे से अपरिचित थे, यानी कि वो कांस्य युगीन सभ्यता है, यानी कि वह तांबा व टिन से तो परिचित थे लेकिन वह लोहे से अपरिचित थे। तो उसी तरह आड़वासी जो तांबा, लोहा व टिन इनसे तो परिचित है लेकिन चांदी से अपरिचित है। तो इसका राइट आंसर हुआ कि आड़वासी निम्न में से किस धातु से परिचित नहीं है, तो चांदी से परिचित नहीं है। तो राइट आंसर हुआ 2 नंबर का, राइट आंसर हुआ 2 नंबर का। अगला क्वेश्चन, आज के लिए इतना ही, बाकी अगली क्लास के अंदर और सभ्यता के ऊपर डिस्कशन करेंगे। आप सभी का